हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर कंप्लीटली डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। अभी आपका जो एग्जाम 22 फरवरी 2026 को हुआ था, अपेडा के द्वारा जो एग्जाम आपका असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर का कंडक्ट किया गया था। कंप्लीटली हम इस पेपर को एनालाइज करेंगे। जो हमारा सेक्शन यहाँ पर रहता है अपेडा एग्री एक्सपोर्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका एग्रीकल्चर एंड कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ पर आपसे पूछे गए थे उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस लेवल का ये आपका एग्जाम था। यहाँ पर प्रीवियस ईयर के मुकाबले अगर हम देखें तो इस साल हमें जो है काफ़ी सरल ये एग्जाम देखने को मिला था। अगर हम कहें तो इसे जो हम ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम जो है यहाँ पर कह सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जो एक्सपेक्टेशंस थी, जिसमें हम जो है अगर हम बात करें तो मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस वहां पर थे कि आउट ऑफ सिलेबस जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन थे। क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई हमें ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखने को मिलता, तो वहीं पर हमें क्या स्टडी करना है क्या स्टडी नहीं करना है, तो स्टूडेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। और प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम पेपर ही था वो उससे पहले वाले एग्जाम पेपर से कैसा था, बिल्कुल ही डिफरेंट था। बट इस बार की अगर हम बात करें तो वापस से वही पैटर्न जो है अपेडा ने यहाँ पर अपनाया है। डेटा रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक्ट से संबंधित क्वेश्चंस थे, एग्री एक्सपोर्ट या हम बात करें अपेडा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे गए थे। एग्रीकल्चर कंसर्न सब्जेक्ट और फूड में बेसिकली आपका जो डेयरी का सेक्टर है, ठीक है, डेयरी रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। मिल्क से संबंधित काफी ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। कंप्लीटली हम यहाँ पर बात करेंगे इस पेपर के बारे में, सारे के सारे क्वेश्चन जो 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे रिलेटेड ओवरऑल कोर्स भी जो है हमारे द्वारा आपके लिए चलाया गया था। तो जितने बच्चे कोर्स में एनरोल थे उनको कंप्लीटली जो है यहाँ पर पता चल चुका होगा कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर हमने पहले ही इनको कवर कर लिया था। बट एक वास्ट सिलेबस होने की वजह से कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पर रह गए थे जो हम कवर नहीं कर पाए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी बट फिर भी वो पूछे गए थे, ठीक है। बट फिर भी अगर हम बात करें तो लेवल अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर का लेवल जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहा। और अभी हम कंप्लीटली यहाँ पर बात करेंगे उन 60 क्वेश्चंस के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन थे और ओवरऑल आंसर उनके क्या रहते हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है ऑफिशियल पेपर है। ऑफिशियल पेपर के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर क्वेश्चंस पे जो है बात करेंगे। स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे हम जानते हैं कि यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने पूछे गए थे क्वेश्चन यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव टाइप जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके जो 20 क्वेश्चन है वो जीके, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग रिलेटेड रहते हैं। बाकी के जो 60 क्वेश्चन हमारे पास हैं वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं, यानी कि जिसमें अपेडा और एग्री एक्सपोर्ट और इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित ये 60 प्रश्न होते हैं। तो इन्हीं 60 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इनके आंसर्स अगर आपको चाहिए तो इसी पीडीएफ के साथ जो है आपके लिए आंसर की अटैच करवा दी जाएगी और आप वहां से जो है इनके आंसर्स देख सकते हैं। जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, स्वाई एजुकेशन। वहां पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जा करके कंप्लीटली जो है इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन और एग्री एक्सपोर्ट संबंधित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 21 से आपके शुरू होते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास यहाँ पर, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द अपेडाज फर्स्ट रीजनल ऑफिस इन सितंबर 2025। यानी सामान्य सा प्रश्न एक पूछा गया था, हमने क्लासेस में भी कंप्लीटली इसके बारे में बात की थी कि 16 रीजनल ऑफिस जो है अपेडा के करंटली वर्क करते थे अभी तक की अगर हम बात करें, बट एक और ऐड कर दिया गया है। कहां पर वो बनाया गया है यही आपसे पूछा जा रहा है कि किस जगह पे जो उसको एस्टेब्लिश किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा में, सेकेंड है नैनीताल उत्तराखंड में, थर्ड है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, या पटना बिहार में। तो जब हमने क्लासेस भी पढ़ी थी तो वहां पर भी हमने इसके बारे में बात की थी कि दो जगह जो है एक तरह से डिसाइड किया गया कि वहां पर खोले जाएंगे। अभी तक कहां पर ओपन किया है आपका पटना बिहार, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहां पर जो है सितंबर 2025 में ये ऑफिस इनॉग्रेट किया गया है, तो पटना बिहार में जो है ये इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड था भैया आपका क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित ये आपका प्रश्न यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। एज पर DGCIS एनुअल डेटा अपेडा प्रोडक्ट, ठीक है, अपेडा प्रोडक्ट से संबंधित जो आपका
स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया है, जो 2024-25 का अपेडा रिलेटेड एक्सपोर्ट डेटा इसके द्वारा जो पब्लिश किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा उत्पाद है जो लगभग 4,000 मिलियन यूएस डॉलर का जो है एक्सपोर्ट वैल्यू जनरेट की गई है उस उत्पाद से, और दूसरे देशों में जो उसको भेजा गया है। यानी कि यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4,000 मिलियन यूएस डॉलर की जो है रेवेन्यू जनरेट करने वाला कौन सा उत्पाद है जो भारत से एक्सपोर्ट किया गया है। क्या वो जो है नॉन बासमती राइस है, बासमती राइस है, बफेलो मीट है, या प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट है। यहां पर ध्यान रखिएगा आप, 2024-25 का आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। अगर तो हम बात करते देखिए 23-24 की, जैसे 23-24 का डेटा भी हमने जो है क्लासेस में इंक्लूड किया था, 24-25 का डेटा भी इंक्लूड किया गया था, तो दोनों से ही यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए दोनों क्लासेस वहां पर रखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे जैसे ये क्वेश्चन 24-25 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक और क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा जो आपका जो है 23-24 यानी कि प्रीवियस ईयर का वो प्रश्न हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि लगभग 4,000 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई जो है किससे की गई है, किस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से की गई है। तो वो प्रोडक्ट कौन सा आपका एनिमल प्रोडक्ट है, कौन सा है एनिमल प्रोडक्ट है, यानी कि यहां पर आ जाएगा बफेलो मीट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बफेलो मीट यानी कि भैंस का मांस। अगर हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट की, तो एनिमल प्रोडक्ट के अंतर्गत ये सबसे ज्यादा निर्यात किया गया उत्पाद है, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट के अंतर्गत, एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क आ जाता है, मीट आ जाते हैं, सॉसेजेस जो अदर मीट वगैरह रहते हैं, ठीक है, या मीट के भी प्रोडक्ट्स वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, एग्स इसमें आ जाते हैं, और ओवरऑल ये जो मीट प्रोडक्ट है ये आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इन उत्पादों में जो है, जो बफेलो मीट है वो सबसे ज्यादा जो है इंडिया से एक्सपोर्ट किया गया, जिसकी जो ओवरऑल वैल्यू लगभग जो है 4,000 मिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पर रही। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ध्यान देना है, वर्ष 2023-24 में प्रीवियस ईयर में जो है बासमती राइस सबसे ज्यादा जो है बाहर भेजा गया था। अगर हम बात करते हैं इस वर्ष, ठीक है, इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024-25 के फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो नॉन बासमती राइस है, गैर बासमती राइस, ठीक है, इस पे ध्यान देना है, ये सबसे ज्यादा जो है क्या किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है भारत से, और इसने वैल्यू भी सबसे ज्यादा जनरेट की है वर्ष 2024-25 में, ठीक है। बट यहां पर आपसे पूछा गया था 4,000 मिलियन यूएस डॉलर की, तो ये वैल्यू जो है किसकी है, ये जो है बफेलो मीट की वैल्यू है। यहां पर जो है आपका लगभग जो है 6,000 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास की वैल्यू जनरेट की गई है गैर बासमती राइस से, ठीक है। यानी कि अगर आगे आने वाले समय में भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है या किसी अदर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत से वर्ष 2024-25 में कौन सा कृषि उत्पाद सबसे ज्यादा बाहर भेजा गया, तो वो नॉन बासमती राइस हो जाएगा, ठीक है, और उसी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्री एक्सचेंज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हैज बीन एंडवर्ड बाय अपेडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर ऑनलाइन एग्री डैश इज द स्पेशलिटी। देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा भी इसके बारे में जानते हैं, बाकी जो भी बच्चे कोर्सेज में इनरोल थे अच्छे से हमने इन सभी चीजों के बारे में जो है यहाँ पर पढ़ा हुआ था। एग्री एक्सचेंज जो क्या है, एक तरह की जो है ये पोर्टल है, एक तरह का पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के अंतर्गत सारी की सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर की जानकारी, ओवरऑल जो है प्रोडक्ट की जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है इस पोर्टल के अंतर्गत। अपनी रिपोर्ट भी जो है यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जो भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर है वो अपनी रिपोर्ट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर ये किस लिए है भाई, तो सिंपल सी बात है, ये व्यापार संबंधित है, एग्री एक्सचेंज यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है। तो सिंपल सी बात ये भी हो जाती है कि आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, बिजनेस ट्रेडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रेडिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि ये एग्री एक्सचेंज पोर्टल एजुकेशन गाइडेंस क्लासेस के लिए भाई नहीं है, बिजनेस ट्रेडिंग के लिए है, तो बिजनेस ट्रेडिंग के लिए ही ये रहती है। मेडिसिन और पेस्टिसाइड सॉल्यूशन के लिए भी नहीं है देखिए, और लॉन्ग टर्म लोन सॉल्यूशन के लिए भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये तीन ऑप्शन बिल्कुल भी इससे मैच नहीं खाते। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि किससे संबंधित है, तो ये जो है आपका ऑनलाइन ट्रेडिंग से संबंधित है, बिजनेस ट्रेडिंग से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज कवर्ड द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस अंडर एनपीओपी, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जो अपेडा के द्वारा जो है प्रोग्राम चलाया गया है वर्ष 2001 से। तो इस प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर के जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है अगर उन्हें एक्सपोर्ट करना है तो ये सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। कौन सी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, एनपीओपी की सर्टिफिकेशन होना जो है जरूरी है, ठीक है।
और ये जो अथॉरिटी दी गई है एनपीओपी की अथॉरिटी किसके पास रहती है, अपेडा के पास रहती है। यानी अपेडा जो है क्या करता है, एनपीओपी की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। वहीं पे एक हमारे पास ओवरऑल जो सिस्टम है वो पीजीएस इंडिया सिस्टम कहलाता है, यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। उसमें अगर हम बात करें तो वो जो है आपका नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैविक भारत जो है लोगो यहाँ पर दोनों तरीके से प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक एनपीओपी यानी कि एक्सपोर्ट रिलेटेड अपेडा देगा, बाकी जो है एनसीओएफ देगा, नेशनल काउंसिल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग देगा। ठीक है, पीजीएस सिस्टम के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट एरिया किसके अंतर्गत है भाई, यानी सबसे ज्यादा एरिया जो है ऑर्गेनिक उत्पादन में या जैविक खेती में जो है किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन था सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सिक्किम पे जाते हैं तो कई बार कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हैं बच्चे। सिक्किम पे नहीं जाना है आपने, सिक्किम क्या है, ये जो है पहला ऑर्गेनिक स्टेट था। क्या था ये, पहला ऑर्गेनिक स्टेट, जिसको जो है वर्ष 2016 में फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं अभी के टाइम पे लार्जेस्ट एरिया जो है किस स्टेट के अंतर्गत है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कंप्लीट एक क्लास हमने की थी ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित, वर्ल्ड और इंडिया के ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेटस से रिलेटेड हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए द रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट टू द रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर ऑफ अपेडा is issued for dash financial year by the Export Promotion Council, a commodity board, a development authority or other competent authority in India। यानी आरसीएमसी सर्टिफिकेट जो है भाई, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, यानी कि भारत से अगर कोई भी नागरिक एक्सपोर्टर के रूप में जो है किसी प्रोडक्ट को बाहर ले जाना चाह रहा है या एक ऑफिशियल एक्सपोर्टर के रूप में रजिस्टर होना चाह रहा है, तो उसको जो है अपेडा से सर्टिफिकेशन लेनी रहती है, या उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से सर्टिफिकेशन लेनी रहती है, या उसको कमोडिटी बोर्ड से सर्टिफिकेशन लेनी रहती है। और उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है, आरसीएमसी सर्टिफिकेट है, जो एक तरह से ये प्रमाण है, एक तरह का जो है ये ओवरऑल क्या रहता है, प्रूफ रहता है कि ये एक्सपोर्टर जो है रजिस्टर्ड है भाई। ठीक है, ऑफिशियली रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो इस सर्टिफिकेट की जो है अवधि कितनी होती है, यानी कितने टाइम बाद हमें फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। तो कितनी रहती है यहाँ पर, 5 साल। ठीक है, हमने क्लासेस में भी अच्छे से इसके बारे में बात की है, कितनी अवधि रहती है, 5 साल की जो है इसकी अवधि रहती है, 5 साल की इसकी वैलिडिटी रहती है, इसके बाद ये रिन्यू करना रहता है। फीस कितनी है भाई, यहाँ पर ध्यान देना है, आरसीएमसी के लिए कितनी फीस लगती है, करंट टाइम अगर हम देखें तो 5,000 रुपए। स्टार्टिंग के टाइम पे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उनके लिए छूट दी गई थी, उनके लिए सिर्फ 1,000 रुपए की फीस यहाँ पर थी। बट अगर हम बात करें देखिए 2 साल तक जो है उनके लिए 1,000 रुपए फीस वहां पर रखी गई थी। ठीक है, बट अगर हम बात करें अभी के टाइम पे सभी स्टेट्स के लिए जो है यहाँ पर इक्वल है, लगभग 5,000 रुपए फीस जो है आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लगती है एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डैश इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ अपेडा लॉन्च्ड इन सितंबर 2025 फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन विच इज envisioned to transform India's agricultural and processed food export landscape। कौन सा ऐसा जो है प्लेटफॉर्म है, एक तरह का ये भी ऑनलाइन पोर्टल हमें देखने को मिलता है, और इसी के अंतर्गत जो है बहुत सारी डिफरेंट सुविधाएं जो है यहाँ पर प्रदान की जाती है, वो कौन सा है। स्वदेशी नाम से ऐसा एक पोर्टल या सुविधाजनक एक प्लेटफॉर्म खोला गया है, हरियाली है उसका नाम, या भारती है, या बंधुत्व है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम रहता है इसका, भारती जो है इसका नाम है। ठीक है, अलग से आप पोर्टल पे भी जा सकते हैं, अपेडा भारती आप लिखेंगे डायरेक्ट गूगल पे तो आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे जो है चले जाते हैं। अगर हम बात करें देखिए ओवरऑल जो है ये किस लिए है, एग्रीटेक रेजिलेंस के लिए है, एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए है, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज जो है ये प्रोवाइड करता है, इंक्यूबेशन सेंटर इसने बनाए हैं, किससे संबंधित, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट से संबंधित, यानी कि जितने सारे के सारे प्रोडक्ट जो अपेडा के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट अपेडा के शेड्यूल में दिए गए हैं, उन शेड्यूल्ड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड ये काम करेगा। इंक्यूबेशन, स्टोरेज, एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी संबंधित जो है क्या करेगा, ये काम करेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुछ असिस्टेंस भी जो है इसके द्वारा क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, एक्सपोर्टर्स को और ज्यादा जो है एनकरेज यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ध्यान देना है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे, डैश इज एन इंटरनेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफर्ड बाय अपेडा टू द स्टेक होल्डर फॉर फैसिलिटेटिंग प्रोसेस सर्टिफिकेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया विच कंप्लाई विद द एनपीओपी स्टैंडर्ड्स।
देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, उससे पहले भी पूछा था, यानी कि लगभग 2-3 वर्षों से कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, ये पीवाईक्यू भी था और ये 2 बार का पीवाईक्यू है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो काफी बार अपेडा के द्वारा पूछे गए हैं, तो उनमें से ये भी एक क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिलता है। कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेसनेट। यानी कि ऑर्गेनिक उत्पादों की अगर हम ट्रेसिबिलिटी देखना चाह रहे हैं, किसका वो उत्पाद है, कहां पे वो बना है, कहां कहां से होकर के वो उत्पाद आया है, ठीक है, तो उसके लिए जो है एक पोर्टल है, वो कौन सा है? वो है ट्रेसनेट नामक। कौन सा है? ट्रेसनेट। यहां पर जो है ओवरऑल जो ऑर्गेनिक उत्पाद है उसकी ओवरऑल ट्रेसिंग जो है की जा सकती है। ठीक है, उसका ओरिजिन कहां पर रहा, कौन उसका एक्सपोर्टर, उसकी सारी सारी जानकारी जो है इस पोर्टल पे हमें मिल जाती है। तो ये स्पेसिफिकली किस लिए बनाया गया है? ट्रेसनेट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए जो है बनाया गया है। ट्रेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है। हॉर्टिनेट हॉर्टिकल्चर के उत्पाद से रिलेटेड, एग्रीनेट जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेजर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रेसनेट। ये किससे संबंधित है आपका? ये जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स लोकेटेड इन which is a national referral laboratory having scope for products of plant origin nominated and funded by अपेडा। देखिए अपेडा के द्वारा उसको जो है एनआरएल भी घोषित किया गया है। ठीक है, नेशनल रेफरल लेबोरेटरी भी जो है उसे घोषित किया गया है। और साथ ही साथ दूसरी बात यहां पर पूछी जा रही है कि वो जो है क्या है? एनआरसी है, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। ये कहां पर लोकेटेड है, किस जगह पर लोकेटेड है? ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, पुणे, हिसार, पंतनगर और मैसूर। ये आपसे जो है यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर भाई क्या पूछा जा रहा है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स पे अगर हम ध्यान दे, देखिए ग्रेप्स का अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की हम बात करें तो हमने देखिए क्लासेस के माध्यम से भी अच्छे से बात की थी कि प्रोडक्शन में जो है ग्रेप्स की प्रोडक्शन में सबसे अग्रणी हमें कौन सा राज्य देखने को मिलता है? तो वो रहता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है यहाँ पर बहुत सारे एरिया में, लार्जेस्ट एरिया में जो है यहाँ पर क्या फैला हुआ है? वेन यार्ड फैले हुए हैं, यानी कि बगीचे जो हैं ग्रेप्स के फैले हुए हैं। वाइन प्रोडक्शन के लिए जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो वाइन प्रोडक्शन होती है, मैक्सिमम जो ग्रेप वाइन है कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? वो भी महाराष्ट्र में ही प्रोड्यूस होती है। वाइनरीज की भी अगर हम बात करें देखिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइनरीज भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? पुणे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पुणे, जहां पर क्या लोकेटेड है आपका भाई? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स भी लोकेटेड है। ग्रेप्स से रिलेटेड ओवरऑल इंप्रूवमेंट और रिसर्च रिलेटेड काम जो है यहीं पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, विच जीआई रजिस्ट्री ऑफिस इन इंडिया हैज इशूड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बासमती एज अ जीआई प्रोडक्ट इन February 2016 टू अपेडा। देखिए अगर हम मोस्टली बात करें यहाँ पर तो देखिए ये भी बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बन जाता है। अगर आपको कंप्लीटली देखिए जानकारी ये रहती है कि जीआई की जो मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है। हमने इसके बारे में बात की थी, लाइव क्लासेस के माध्यम से हमने क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे जीआई टैग से संबंधित। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जो हेडक्वार्टर हम कहें जीआई रजिस्ट्री का या कहें इसका जो मेन ऑफिस है वो कहां पर लोकेटेड है? नेशनल लेवल का नेशनलाइज ऑफिस आपका चेन्नई में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? तमिलनाडु, चेन्नई में जो है लोकेटेड है। तो इसी के द्वारा जो है वर्ष 2016 में बासमती राइस को जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। और फिर अगर हम बात करें देखिए जैसे कि हम जानते हैं लगभग जो 2009 में अपेडा एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वहां पर जो है अपेडा को अथॉरिटीज दी गई थी कि वो जो है जीआई और आईपीआर के अंदर आने वाले प्रोडक्ट को क्या करे? उसको जो है प्रोटेक्ट करे। तो यहां पर जीआई रिलेटेड ओवरऑल जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई थी जीआई मिनिस्ट्री के द्वारा, जीआई रजिस्ट्री के द्वारा भाई किसको? बासमती राइस को, तो 2016 में की गई थी। और अपेडा ने तब से जो है इसको आईपीआर के अंतर्गत एक तरह से कंजर्व किया था, बचा करके रखा और इसको स्पेशल प्रोडक्ट के रूप में जो है क्या किया? शेड्यूल किया। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर तो कोई ऐसे ऑफिशियल ऑफिसेज नहीं है। ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई सेंटर यहाँ पर जैसे भुवनेश्वर में, उड़ीसा में भी सेंटर रहते हैं जो फैसिलिटेटिंग सेंटर होते हैं जो एक्सपोर्टर्स को एक तरह से एंगेज करते हैं। ठीक है, वैसे सेंटर हो सकते हैं। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर जो जीआई रजिस्ट्री का मेन हेडक्वार्टर या ऑफिस है आपका चेन्नई में लोकेटेड है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, as of now apart from basmati rice how many entries are in the second schedule of apeda product monitored by apeda? देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर है,
काफी अच्छे से हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछे गए थे इस बार। जैसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि बासमती राइस के अलावा भी क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट है जो अपेडा के अंतर्गत है भाई, अपेडा के शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है यहाँ पर कि जो शेड्यूल आपका अपेडा के अंतर्गत दिए गए हैं कितने हैं, 2 शेड्यूल है, सभी जानते हैं कितने हैं, 2 शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। पहला शेड्यूल के अंतर्गत जो प्रोडक्ट है उन्हें हम शेड्यूल प्रोडक्ट कहते हैं। शेड्यूल सेकंड के अंदर जो अपेडा एक्ट के अंतर्गत प्रोडक्ट आते हैं उन्हें हम स्पेशल प्रोडक्ट कहते हैं। और अभी तक सिर्फ एकमात्र एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर रखा गया है और वो है बासमती राइस। तो इस तरह से क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा गया कि सेकंड शेड्यूल में अपेडा में, ठीक है, बासमती राइस के अलावा कौन सा प्रोडक्ट है भाई, तो सिंपल सी बात है कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, तो नन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच एक्ट मैंडेटेड APEDA for registration and protection of intellectual property right in respect of special product in India or outside India। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि अपेडा ने जो है आईपीआर को प्रोटेक्ट करने का, जो एक तरह से अपेडा को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जब भी ये एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा जो है पारित किया गया, ठीक है, ऐसा कौन सा वो एक्ट था या अमेंडमेंट था जिसके द्वारा जो है अपेडा को कहा गया कि जो भी आईपीआर के अंतर्गत आने वाली कमोडिटीज हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अभी देखिए हमने इसके बारे में यहाँ पर जाना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर, अपेडा अमेंडमेंट एक्ट 2009। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मेजर फोकस क्या था इस एक्ट का कि जो आईपीआर रिलेटेड जितनी भी कमोडिटीज हैं अगर वो एक्सपोर्ट हो रही हैं तो भारत में भी उनके एक तरह से आईपीआर प्रोटेक्शन का जिम्मा जो है अपेडा संभालेगी, बाहर भी जो है उनके आईपीआर प्रोटेक्शन का, जब वो बाहर भेजे जाएंगे दूसरी कंट्रीज में तो वहां पर भी जो है किसी तरह से उनमें जो है एक तरह से फ्रॉड ना हो उन कमोडिटीज में, तो उस पे भी जो है कंप्लीट देख रेख और निगरानी कौन रखेगी, राइट को प्रोटेक्ट करने का काम भी जो है अपेडा करेगी। तो अपेडा अमेंडमेंट एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो है ये कंप्लीट एक तरह से उनको क्या दिया गया था, काम दिया गया था अपेडा को, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये जो हमने क्वेश्चन देखा देखिए बासमती राइस वाला, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, हर बार जो है अपेडा इस क्वेश्चन को पूछता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच 3 नेशन वेयर द 7 मेट्रिक टन GI tagged consignment of Mithila Makhana by India in September 2025 was exported, which symbolize APEDA's commitment to inclusive, जेंडर सेंसिटिव एंड फार्मर सेंट्रिक ट्रेड प्रमोशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि अपेडा जो है एक तरह से क्या करता है, ये जो है मोस्ट कॉमनली हर एक एरिया के प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है, जीआई प्रोडक्ट हैं उनको फैसिलिटेट करने की, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा आपके एक्सपोर्ट के अंतर्गत आए, क्योंकि उनसे जो है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जनरेट की जा सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, मिथिला मखाना को जो है इंडिया से बाहर भेजा और लगभग 7 मिलियन टन, ठीक है मिलियन टन है आपका, 7 मिलियन टन जो मखाना है, जीआई टैग्ड मखाना है, उसको भेजा गया बाहर। और कहां से, बिहार से, ठीक है, बिहार से भेजा गया। तो किन 3 देशों के लिए सबसे ज्यादा जो है ये भेजा गया था, कौन से 3 ऐसे मेजर देश यहां पर हैं जिनके लिए ये मिथिला मखाना जो है भेजा गया बिहार से। तो यहां पर देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जिसमें आपका यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड, इन 3 देशों के लिए जो है मिथिला मखाना भारत से भेजा गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। पीआईबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें, ठीक है, खास जिक्र तो हमें अपेडा की रिपोर्ट में, क्योंकि अपेडा की भी 2024-25 की रिपोर्ट नहीं रिलीज की गई थी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक, बट अगर हम बात करें पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार जो है ये ओवरऑल हमारे पास करेक्ट डेटा यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, What is or are the major function of APEDA in India's agriculture export? मेजर जो है अपेडा का क्या फंक्शन है इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में। देखिए इंप्रूविंग ऑफ मार्केटिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ या इंप्रूविंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट आउटसाइड इंडिया, कि हमने क्या करना है, भारत से बाहर हमने जो है मार्केटिंग को इंप्रूव करना है, जो भी शेड्यूल्ड प्रोडक्ट अपेडा के अंतर्गत है उनकी मार्केटिंग को इंडिया से बाहर हमने क्या करना है, प्रमोट करना है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट, कि हमने जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे ही ध्यान नहीं देना है, अपेडा जो है प्रोडक्शन पे भी ध्यान देता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन पे भी ध्यान देता है, डेवलपमेंट पे भी ध्यान देता है जो शेड्यूल्ड प्रोडक्ट है उनकी। इंप्रूव्ड पैकेजिंग ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोडक्ट, की जो भी शेड्यूल्ड प्रोडक्ट है उनकी जो पैकेजिंग हो वो कैसी हो, यहाँ पर इंप्रूव्ड पैकेजिंग हो, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर शेड्यूल के अंतर्गत दिए गए हैं वो कैसे हो आपके, वो सही हो।
उनकी पैकेजिंग सही हो, ताकि कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन्हें करना हो तो वो इजीली किए जा सके, कोई डैमेज उनमें ना हो। और इसके अलावा ऑल ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, देखिए सारे के सारे जो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट सारी राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मार्केटिंग को इंप्रूव करना ये भी अपेडा का काम है, बिल्कुल सही है कि आउटसाइड इंडिया प्रमोट करता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन पे भी ये ध्यान देता है, ठीक है। इसके लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज वगैरह हो गया वो प्रोवाइड करेगा अपेडा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, देखिए जो आपका पैकेजिंग भी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए पैक हाउसेज वगैरह जो है अपेडा पैक हाउसेज की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह सारे के सारे जो है क्या है, अपेडा के काम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग एग्री एक्सपोर्ट जोन इन इंडिया। इंडिया में एग्री एक्सपोर्ट जोन को एक तरह से एस्टेब्लिश करने का मेजर क्या पर्पस रहा। देखिए एग्री एक्सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें तो अपेडा के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किए गए और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए। अगर मेजरली देखा जाए तो 2001 में जो है ये भी एस्टेब्लिश किए गए थे, और लगभग अगर हम बात करें तो 60 एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है एस्टेब्लिश किए गए 20 अलग अलग राज्यों में, ठीक है। अब ये एग्री एक्सपोर्ट जोन होता क्या है, यानी कि स्पेसिफिकली जो है ऐसे सेंटर्स बना दिए जाते हैं, ऐसे केंद्र जो है बना दिए जाते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर कमोडिटी ज्यादा जो है एक तरह से प्रोड्यूस होती हो, और उस केंद्र में ला करके उसको जो है इंप्रूव कैसे किया जाए वो सारी की सारी जानकारियां दी जाती है, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वहां पर प्रोडक्शन पर बढ़ावा दिया जाता है। जैसे अगर हम कैश्यू नट की बात करें तो साउथ साइड में जो है एग्री एक्सपोर्ट जोन कैश्यू नट के हमें मिल जाएंगे। एप्पल की बात करें तो हम जो है हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस तरह से तो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है किसी एरिया के, तो उससे संबंधित जो है क्या रहते हैं, एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है तैयार किए जाते हैं। इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस सारे के सारे प्रोडक्ट जो है इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो किस लिए जो है ये होता है, क्यों जो है ये बनाए जाते हैं, टू प्रमोट फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्या सिर्फ फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, एमएसपी को फाइनलाइज करने के लिए, या टू फंड द एग्री प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट, कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना तो उसमें फंड प्रोवाइड किया जाएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे जो मोस्ट कॉमन हमें राइट आंसर यहाँ पर लग रहा है वो क्या है, वो हो जाएगा टू बूस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, ताकि जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है वो बढ़े, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को क्या मिले, बढ़ावा मिले, इसके लिए जो है एग्री एक्सपोर्ट जोन्स जो है तैयार किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पर आते, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, विच इज अ क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क एज पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 इन इंडिया एज अमेंडेड इन 1986। देखिए जो ये एक्ट था एक कौन सा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट जो था ये 1937 में आया था, और अमेंडमेंट इसमें 1986 में हुए थे। ये क्या है कि जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उनकी क्वालिटी एश्योर करने के लिए क्या करेगा, इस एक्ट के थ्रू जो है एक मार्क दिया जाता है। उस मार्क को हम क्या कहते हैं वो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क कहलाता क्या है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास ये देखने को मिलता है, क्या हो जाएगा, क्या कहा जाता है उस मार्क को, एग मार्क कहा जाता है। और अगर हम एग मार्क के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहां पर लोकेटेड है भाई, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा में जो है एगमार्क का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। वहीं पर अगर बात की जाए तो जो इसकी नेशनल लेबोरेटरी, ठीक है, जो नेशनल एगमार्क लेबोरेटरी हमें देखने को मिलती है वो कहां पर है, वो नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र में जो है वो लेबोरेटरी लोकेटेड है आपकी। तो ध्यान देना है, काफी इजी और काफी सिंपल सा क्वेश्चन था भैया, और ये भी काफी बार पूछा गया है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कि देखिए वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के कौन से प्रभाग का कृषि और प्रसंस्कृत जो हमारे पास अपेडा ऑर्गेनाइजेशन रहती है पर प्रशासनिक नियंत्रण है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। यानी कि मिनिस्ट्री जो है, जैसे हम जानते हैं अपेडा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। तो इसके डिपार्टमेंट के अंतर्गत कौन सा डिवीजन है जो अपेडा को देख रेख रखता है, अपेडा पर देख रेख रखता है, तो कौन सा डिवीजन है, वो है आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डिवीजन, या एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एग्रीकल्चर डिवीजन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, या ईपी डिवीजन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिमस्टेक, BIMSTEC, इसकी पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो क्या है, एक तरह की एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है
जो कंट्री टू कंट्री जो है क्या करती है, कनेक्शन बनाती है या इकोनॉमिक कोऑपरेशन और टेक्निकल पार्टनरशिप के लिए जो है एक तरह से रोल प्ले करती है। यानी ओवरऑल ये क्या है, बिम्स्टेक एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्री टू कंट्री क्या करेगी, कनेक्ट करेगी, डिफरेंट इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को जो है क्या करती है, यहाँ तरह एक तरह से कनेक्ट करती है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाने में जो है ये मदद करती है, ठीक है, और टेक्निकल पार्टनरशिप प्रोवाइड करने में ये मदद करती है। तो इसका पूरा नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या रहता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा भाई, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बे ऑफ बंगाल इन्वेस्टमेंट फॉर मेरीन सेक्टर टेक्निकल एंड इकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन जो है इसका पूरा नाम रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्री कमोडिटीज हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ अबाउट US $1 million 3,971 ड्यूरिंग 2023 एंड 24 फ्रॉम इंडिया। देखिए इसीलिए सारी क्लासेस जो आपकी डेटा रिलेटेड थी, हमने यहाँ पर दोनों तरह के डेटा कवर किए थे, 2023-24 का भी और 24-25 का। देखिए यहाँ पर 23-24 का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, पूछा गया था कि लगभग 3,971 मिलियन $US कमाई करने वाली कौन सी कमोडिटी जो है जो वर्ष 2023-24 में सबसे ज्यादा जो है क्या की गई, इंडिया से एक्सपोर्ट की गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। पल्सेस है, राइस यानी कि बासमती राइस को छोड़ करके जो अदर राइस है, नॉन बासमती राइस है, व्हीट या फिर बासमती राइस। तो सिंपल सी बात है, प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू या जो जनरेट किया गया था वो कौन सा रहता है हमारे पास, वो रहता है बासमती राइस, और इस साल कौन सा है, नॉन बासमती राइस है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। आगे देखिए बात करते हैं यहां पर, देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी हमारे पास देखने को मिलता है। अपेडा हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग द इंपोर्ट ऑफ डैश टू इंडिया, यानी कि भारत के लिए किसी एक तरह की कमोडिटी को इंपोर्ट करने के लिए जो है अपेडा को हिदायतें दी गई, ठीक है। तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट कौन सा रहता है, वो है शुगर, ठीक है। कौन सा है, शुगर, यानी कि चीनी के इंपोर्ट को जो है भारत में कौन देखेगा, शुगर के इंपोर्ट को जो है भारत में अपेडा देखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अपेडा डज नॉट हैव अ रीजनल ऑफिस टू प्रोवाइड सर्विस टू एक्सपोर्ट कम्युनिटी। जैसे हमने बात की कि अभी तक जो है कितने हो गए हमारे पास, 17 रीजनल ऑफिस जो है अपेडा के हो गए, कितने हो गए, 17 रीजनल ऑफिस हो गए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इनमें से किस स्टेट में रीजनल ऑफिस नहीं है, तो देखिए चाहे हम बात करें उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की या राजस्थान की, इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं है, ठीक है। अपेडा का रीजनल ऑफिस इनमें से किसी भी स्टेट में नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनमें से किसी में भी नहीं है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर समझें। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मच परसेंट शेयर ऑफ द फंड कलेक्टेड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन फी फॉर नॉन बासमती एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ऑथराइज्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बी रिटेन्ड बाय अपेडा। यानी कि अगर हम यहां पर बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कि इतना जो एक तरह का जो फंड ओवरऑल जो फीस एक्सपोर्टर से ली जाती है नॉन बासमती राइस के लिए, ठीक है, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट संबंधित जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, ठीक है, कोटा वगैरह रहते हैं, उनमें जो एक्सपोर्टर से जो फीस यहाँ पर या फंड जो यहाँ पर एक तरह से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ओवरऑल उसकी परसेंटेज जो है अपेडा को कितनी मेंटेन करके रखनी है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30% जो है हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो लगभग जो फंड शेयर यहाँ पर रहेगा अपेडा के लिए 30% तक उसको कलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। द अपेडा एक्ट 1985 हैज डैश शेड्यूल, सिंपल सा क्वेश्चन कि कितने शेड्यूल जो है अपेडा एक्ट 1985 के अंतर्गत है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 शेड्यूल हैं। कितने हैं, 2 शेड्यूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट है। शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड 2 शेड्यूल है। शेड्यूल फर्स्ट के जो प्रोडक्ट है शेड्यूल्ड प्रोडक्ट, शेड्यूल सेकंड के जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाते हैं, आपके स्पेशल प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। शेड्यूल 1 में कितने 17 प्रोडक्ट है और एक अकेला प्रोडक्ट बासमती राइस जो है आपका शेड्यूल सेकंड के अंतर्गत है, जिसे स्पेशल प्रोडक्ट कहा गया। देखिए इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल डैश एंड गवर्न द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज। इसके बारे में हमने बीच में देखिए डिस्कस किया था कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो जो है कब, भारत की अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है कब से काम करना शुरू किया, 2023 से, ठीक है। या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एज पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया आफ्टर शिपमेंट बाय द शिपर इट इज ऑब्लिगेटरी टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक विद इन डैश डेज।
फॉर ऑनवर्ड डिस्पैच टू द फॉरेन बैंक फॉर अरेंजिंग पेमेंट। देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी शिपर हैं, ठीक है, उनको जो है बैंक्स के लिए, ठीक है, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बैंक के सामने लगभग कितने दिनों में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रदर्शित करने रहेंगे, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो समय कितना दिया जाता है, 21 दिनों का समय उनके पास रहता है, 21 डेज का जो है समय रहता है कि वो बैंक के आगे पेमेंट रिलेटेड जो भी एलसीज वगैरह उनको प्रोवाइड किए जाने हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किए जाने हैं, तो 21 दिनों के अंदर अंदर उनको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करने रहते हैं, ठीक है, 21 दिनों का समय उनके पास रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखते हैं, एज पर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट प्रोसीड शुड बी रियलाइज्ड इन डैश मंथ। देखिए यानी कि भारत की जो विदेश व्यापार नीति है उसके अनुसार निर्यात जो आय है डैश महीनों में प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट जो किया, एक्सपोर्ट की ओवरऑल जो पेमेंट्स हैं वो कितने महीनों के अंदर अंदर आ जानी चाहिए, 9 मंथ के अंदर, ठीक है। कितना टाइम दिया गया है, 9 महीने उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, 9 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट्स जो है यहाँ पर रिसीव की जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, अंडर द ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एक्सपोर्टर्स आर रीइंबर्स्ड द डैश पेड ऑन इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। यानी कि देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक जो योजना है इसके तहत जो है कौन सी ड्यूटी ड्रॉबैक होती है, ये यहाँ पर सिंपली पूछा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जितने भी हमने बात की थी, एक्ट भी जब हमने पढ़ा था वो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो भी फीस है, ड्यूटीज है, वो कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। किसके अकॉर्डिंग, कस्टम एक्ट, क्योंकि अपेडा जो है एक ऐसा एक्ट है, या सारे के सारे एक्ट ऐसे ही होते हैं कि जो पैरेलली एक दूसरे के साथ मिलकर के दूसरे एक्ट के साथ मिलकर के काम करें, ना कि उसे ओवरसीड करें। तो अपेडा भी सिमिलर उसी तरह का है, तो ओवरसीड नहीं करता, बाकी कस्टम एक्ट के साथ मिलकर के ये काम करता है। तो यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटीज हैं वहां पर जो है क्या हो जाती है, रीइंबर्स्ड हो जाती है, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज में जो है ये आपका ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है अप्लाई होती है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, डैश कार्ड स्कीम इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्कीम फॉर क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर विद द गुड ट्रैक रिकॉर्ड फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट ऑन बेस्ट टर्म। यानी कि देखिए आरबीआई के द्वारा एक कार्ड स्कीम चलाई गई है, ठीक है, क्या चलाई गई है, एक कार्ड स्कीम चलाई गई है। कार्ड योजना जो है सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात की ऋण की आसान उपलब्धता के लिए अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले ऋण योग्य निर्यातकों के लिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक की वो योजना है। यानी कि देखिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका टाइमली जो है उनकी कंसाइनमेंट पहुंच भी जाती है, आ भी जाती है, वो टैक्सेस, फंडेज या जो भी ड्यूटीज वगैरह है वो ओवरऑल उनको सही समय पर और पूरे दरों के साथ क्या करते हैं, पे करते हैं। ऐसे एक्सपोर्टर्स के लिए जो क्या किया गया है, एक कार्ड आरबीआई के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। उस कार्ड का नाम क्या है, उस कार्ड स्कीम का नाम क्या है, तो उसका नाम है गोल्ड कार्ड स्कीम। क्या है वो, गोल्ड कार्ड स्कीम वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट यहां पर हो जाएगा आपका। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड द एफटीए स्टैंड्स फॉर। देखिए हमने हर एक एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा, सारे के सारे मैक्सिमम एग्रीमेंट्स को हमने कवर किया था, उसमें से एक ये भी था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एफटीए का मतलब क्या होता है, एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली जब दो कंट्रीज आपस में क्या करती है, ट्रेड करती है, तो उनमें जो है टैक्सेस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी ड्यूटीज या जो भी कोटाज वगैरह देने रहते हैं वो हटा दिए जाते हैं, ड्यूटीज या फीस वगैरह जो है हटा दी जाती है, कम दरों पे, कम से कम जो है टैक्सेस वगैरह को रखा जाता है, या ना के बराबर है, बिल्कुल ही जीरो कर दिया जाता है टैरिफ्स को। तो वो क्या है, वो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग तीसरी बार कंटिन्यू जो है अपेडा के द्वारा एग्जाम में पूछा जा रहा है। स्विफ्ट क्या है भाई, आपका सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। ये है, क्या है ये, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। आप गूगल पे जाकर के डायरेक्ट स्विफ्ट डालेंगे, कंप्लीट पोर्टल जो है आपके पास खुल जाता है। यहाँ पर जाकर के ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स अपने क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी जो है यहाँ पर ली जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल विंडो इंटरफेस है, यानी कि एक ही जगह पर अब ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंप्लीट अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। आपको हर एक जगह किसी ऑफिस में मैनुअल तरीके से जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये एक सिंगल विंडो इंटरफेस तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाते हैं, अपेडा के ओवरऑल जो क्वेश्चन या एग्री एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो 30 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अपेडा के कंप्लीट हो गए 30 क्वेश्चन, यहाँ तक 50 क्वेश्चन तक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास यहाँ पर,
पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए विच टिलेज ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ओपनिंग कंपैक्ट सॉइल यूजिंग प्लोव्स, यानी कि कोई खेत है, अभी तक उसमें किसी तरह की कोई टिलेज नहीं हुई है, कोई हल नहीं चला है, पहली बार उसमें हल चल रहा है और वही जो है पहली बार मिट्टी की ओपनिंग वहां पर हो रही है, तो ऐसी टिलेज को क्या कहते हैं हम? तो देखिए प्राइमरी टिलेज जो ऐसी टिलेज को कहा जाता है, क्या कहलाती है ये? प्राइमरी टिलेज कहलाती है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये था आपके पास, ठीक है, प्राइमरी टिलेज कहलाती है। वहीं पर जब हम सीड बेड प्रेपरेशन करते हैं, बढ़िया से उसकी जो है सॉइल को फ्राइबल बना देते हैं, तो वो सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है। इंटर टिलेज हो गया कि जो क्रॉप है भाई, जब क्रॉप है, जब क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप वहां पर फील्ड में है, उसके बीच कभी हमने जो है वीड निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, वहां पर टिलेज कर दी या डस्टिंग कर दी, मल्चिंग वगैरह कर दी, तो वो इंटर टिलेज वहां पर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज इरिगेशन हेल्प इन क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर प्लांट्स। देखिए यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, पूछा जा रहा है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक कॉमन सेंस सा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि जब देखिए सिंचाई की जाती है पौधे के लिए, तो वो मिट्टी में कैसा एनवायरमेंट तैयार करती है, वातावरण मिट्टी का कैसा कर देती है। तो हाउ डज इरिगेशन हेल्प इन क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरमेंट। तो देखिए कैसे, इट स्टॉप इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वो जो है वाटर की इवेपोरेशन को रोक देती है जब हम इरिगेशन करते हैं, तो ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है, ये बिल्कुल ही बाहर हो जाता है। इट वार्म्स अप द टॉप सॉइल, ये क्या कर देता है, ऊपर ऊपर की मिट्टी को गर्म कर देता है। तो गर्म भी नहीं करेगा, पानी पड़ेगा तो कोई चीज क्या होगी, गर्म होने के बजाय वो ठंडी होगी, सिंपल सी बात है। इट हार्डन द सॉइल क्रस्ट, ये क्या कर देता है, ऊपर की सतह को जो है इरिगेशन करने से क्या हो जाती है, वो एक तरह से हार्ड हो जाती है, मजबूत हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। क्या होता है वहां पर, इट कूल्स द सॉइल टेम्परेचर, जब हम इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं तो जो मिट्टी एक तरह से धूप पड़ने से गर्म हुई है, वो क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, इट कूल्स द सॉइल एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर बात करते हैं, विच हॉर्टिकल्चरल डिवीजन फोकसेस ऑन द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। देखिए सिंपल सी बात यहां पर पूछी, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर का कौन सा ऐसा जो है डिवीजन है, ठीक है, जो फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट से डील करता है, उसकी स्टडी हो गया या उसकी कल्टीवेशन हो गया। तो देखिए पोमोलॉजी, फ्रूट साइंस को हम कहते हैं, जहां पर हम फ्रूट से रिलेटेड स्टडीज करते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर आपका इससे रिलेटेड होता है, फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट यानी कि फ्लोरिकल्चर। सिल्वीकल्चर की अगर हम बात करें तो ट्रीज कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर, ठीक है, पौधों को लगाना, बड़े बड़े पेड़ों को लगाना, जैसे सफेदा लगाया, यूकेलिप्टिस लगाया, पॉपुलर लगाया, ठीक है, वो सिल्वीकल्चर होता है। प्लांटेशन क्रॉप क्या हो गया, जैसे कोकोनट हो गया, कैश्यू नट हो गया, ठीक है, तो ये प्लांटेशन क्रॉप, टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, तो इनकी खेती करना क्या हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, विच प्रोपगेशन मेथड इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट बाय सीड्स फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखिए हमने अच्छे से जो है कंप्लीट फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सब चीजों के बारे में हमने क्लासेस में यहाँ पर पढ़ा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, आर्टिफिशियल, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड, हर एक चीज के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा मेथड है प्रोपगेशन का जिसमें जो है मल्टीप्लिकेशन की जाती है प्लांट की, यानी कि प्रोपगेशन का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, बट यूज क्या लाए जा रहे हैं यहाँ पर, सीड लाए जा रहे हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद तैयार हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड तैयार हुए, यानी कि उसमें क्या हुआ है, सेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाएगी वो, क्या कहलाएगी वो, सेक्सुअल प्रोपगेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुई है, पॉलिनेशन हुई है, गैमेट बना है, सीड बना है, तो वो सेक्सुअल प्रोपगेशन कहलाएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि किसी वेजिटेटिव पार्ट को लेकर के कोई कलम ले ली, ग्राफ्टिंग कर ली, लेयरिंग कर ली, कोई बर्ड्स ले लिए, ठीक है, उससे। एसेक्सुअल प्रोपगेशन का ही एक तरह का जो है क्या रहता है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक भाग रहता है। और फिर आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी हमारे पास क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक तरह का हमारे पास भाग रहता है, जहां पर हम कटिंग, ग्राफ्टिंग वगैरह इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है, लेयरिंग हो गया, बडिंग हो गया, इन तरह की टेक्निक्स को अपनाते हैं, या टिश्यू कल्चर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, बिफोर प्लांटिंग इन ग्लास हाउस हाउ आर रूट डिजीज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड। देखिए जब हम जो है किसी ग्लास हाउस में, जैसे ग्रीन हाउस होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस हुआ या पॉली हाउस हुआ, वैसा ही एक ग्लास हाउस भी होता है और वो कांच का बना रहता है, ठीक है, बट अगर मोस्ट कॉमनली अगर बात की जाए, महंगा तो वो ज्यादा रहता है, बट उससे काफी अच्छा और इफेक्टिव जो है क्या रहता है, जो प्लास्टिक हाउस या पॉली हाउसेज होते हैं वो माने जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए प्लांटिंग से पहले अगर हम ग्लास हाउस में प्लांटिंग करना चाह रहे हैं तो रूट डिजीजेस को हम वहां पर कैसे रोकेंगे, यानी कि जड़ संबंधित जो रोग हैं उनको हम कैसे वहां पर रोकथाम उनकी की जाएगी, कैसे उनको जो है कम किया जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए बाय फ्यूमिगेटिंग विद मिथाइल ब्रोमाइड एंड स्टीम, कि हम जो है उसको फ्यूमिगेट कर देंगे ग्लास हाउस को मिथाइल ब्रोमाइड से और स्टीम से।
दूसरा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की स्प्रे कर देंगे, तीसरा है कि हम वहां पर जो है खाद डाल देंगे, गोबर की खाद डाल देंगे, कंपोस्ट डाल देंगे, या इसके अलावा जो है लाइम वाटर जो हम सॉइल में डाल देंगे, चूने का पानी सॉइल में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम फ्यूमिगेशन करेंगे मिथाइल ब्रोमाइड से और स्टीम से, जिसके कारण जो रूट डिजीज कॉजिंग जो भी फंगस हमारे पास रहते हैं, पैथोजेंस रहते हैं, जैसे राइजोक्टोनिया हो गया, स्क्लेरोशिया हो गया, ठीक है, पीथियम हो गया, तो ये सारे के सारे जो है फंगस क्या हो जाते हैं, एक तरह से मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ड्यूरिंग द सेम फील्ड ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन कैन परफॉर्म बोथ चॉपिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। एक ही खेत है, एक ही खेत में हम जो है फंक्शन किए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी मशीनरी हम एक ही समय में एक खेत में यूज करेंगे जो दो काम करेगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। दो काम कौन कौन से पूछे गए यहाँ पर, चॉपिंग का काम और दूसरा स्प्रेडिंग का काम। बताइए ये काम जो है पैडी के फील्ड में कौन सी मशीन करेगी। तो देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर था हमारे पास, रोटरी फरोवर भी देखिए ये नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, फरो ओपन करना इसका काम है। इंक्लाइंड प्लेट प्लांटर, प्लांटर नाम लग गया तो सिंपल सी बात है, प्लांटिंग करना इसका काम है। रोटरी वीडर, वीडर नाम लग गया तो वीडिंग करना इसका काम हुआ। तो यहाँ पर क्या है, फ्लाइल टाइप चॉपर कम स्प्रेडर, नाम से देखिए यहाँ पर कंप्लीटली पता चल रहा है, थोड़ा कॉमन सेंस वाली ही यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को मिले थे कि जैसे यहाँ पर क्या है, फ्लाइल टाइप चॉपर कम स्प्रेडर, तो ये क्या है, ये वो मशीनरी है जो चॉप भी करेगी स्प्रेड भी करेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पूछा जा रहा है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप फेसेस द ग्रेटेस्ट रिस्क फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए यहां पर दिए गए ग्रुप्स में से जो है किसको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, किस पे सबसे ज्यादा प्रभाव हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूशन का, ठीक है, पर्यावरण में पोल्यूशन का, प्रदूषण का, और वातावरण में ये जो चेंज आ रहे हैं, जलवायु में ये जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस तरह की कम्युनिटीज को यहाँ पर हो रहा है या किस ग्रुप को हो रहा है। क्या जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स है उनको इसका खतरा सबसे ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। क्या जो है वेल्दी अर्बन रेजिडेंट, जो शहरों में रहने वाले जो अमीर लोग हैं, क्या उनको यहाँ पर जो है नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है उतना ज्यादा। और पुअर एंड वनरेबल पीपल, कि जो गरीब लोग हैं या जो एक तरह से वनरेबल पीपल हैं, ठीक है, जो काफी ज्यादा संवेदनशील है, क्या उनको हो रहा है, बिल्कुल उन्हीं को हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपने लिए अरेंज कर लेंगे, एनवायरमेंट अपने लिए अरेंज कर लेंगे, उससे अकॉर्डिंग गर्मी लगेगी तो एसी कर लेंगे, अगर जो है यहाँ पर इनको ठंड लगती है तो उस वक्त ब्लोअर कर लेंगे। बट ये जो यहाँ पर पुअर एंड वनरेबल पीपल है, ये जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं किसके द्वारा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के द्वारा भी, और क्लाइमेट चेंज का भी सबसे ज्यादा इफेक्ट इन्हीं पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक जनरल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था इनके द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, at the village level which tier of the पंचायती राज सिस्टम फंक्शन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। यानी पंचायती राज सिस्टम हम जानते हैं, पंचायती राज सिस्टम यानी कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ऐसा नहीं कि देखिए जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पूरे देश को जो है एक तरह से चलाती है, ये तो बात है कि वो रेगुलेट करती है, ठीक है, रूल रेगुलेशन या एक्ट बनाने वो बनाती है। बट अगर हम किसी गांव की बात करें तो केंद्र सरकार आकर के किसी गांव में या किसी छोटे से गांव में जाकर के तो वहां के काम नहीं करेगी, उसके लिए क्या है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है। जिला की बात आती है तो जिला परिषद है, ब्लॉक की बात आती है तो ब्लॉक लेवल कमेटीज हैं, ठीक है, स्टेट की बात आती है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस तरह से अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बेसिक यूनिट कौन सी है जो सेल्फ गवर्नेंस के लिए यहाँ पर सबसे बेसिक यूनिट हमें देखने को मिलती है। सेल्फ गवर्नेंस क्या है, यानी कि यहाँ पर जो काम होगा वो ये अपने आप करेंगे, अपनी कंडीशंस देखेंगे क्या क्या है, उस अकॉर्डिंग काम होगा। तो सबसे बेसिक यूनिट कौन सी, यहाँ पर ग्राम पंचायत है, ठीक है, कौन सी है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये सबसे जो है निचला स्तर यहाँ पर रहता है, सबसे बेसिक जो है ये एक तरह का लेवल रहता है पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउज, बुफेलो एक्सेट्रा हु च्यू कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, रादर they swallow the grass and store it in a part of stomach are called। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपसे काफी बार पहले भी पूछा गया है इनके द्वारा। जैसे पूछा जा रहा है कि जो घास खाने वाले जो एनिमल होते हैं, जानवर, जैसे कि गाय हो गया, भैंस हो गया, ये क्या करते हैं, जुगाली करते हैं भाई, ये जो है च्युइंग करते रहते हैं, ये एक बार में जल्दी जल्दी जो है सारी चीजें खा लेते हैं, और जब इनके पास घास नहीं भी रखा हो तब भी जो है ये अपना मुंह एक तरह से च्युइंग करते रहते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो र्यूमन, इनके अंदर जो स्टमक के 4 चैम्बर रहते हैं, जो र्यूमन पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या कर लेते हैं, सबसे आगे वाला भाग वो रहता है तो उसमें ये स्टोर कर लेते हैं,
जल्दी जल्दी खा लेंगे, उसमें जो है बिल्कुल ये स्टोर करके रख लेंगे, फिर वापस मुंह में ला करके उसको चबाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम रोमंथी कहते हैं, या जुगाड़ी करने वाले कहते हैं, या रूमिनेंट जो है इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, हम छोटी क्लासों में से ही ये पढ़ते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, एनिमल विच गेव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड डैश एनिमल। देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे हम प्लांट के केसेस में भी जो है इनको क्या करते हैं, कई बार जो है इस चीज को देखते हैं। जो ये केस यहाँ पर कहा गया, कहा जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। जैसे एक तो हो गया कि एग लेइंग करेंगे, पहले अंडे देंगे, जैसे बर्ड है, पक्षी है, पोल्ट्री बर्ड है भाई, वो पहले क्या करते हैं, अंडे देते हैं, फिर वो अंडा जो है एक तरह से कुछ समय बाद उसमें से चूजा निकलता है। बट जैसे ह्यूमन हो गया तो डायरेक्ट बेबी को बर्थ देते हैं, ठीक है। या अगर हम अदर एनिमल्स की बात करें, गाय की बात करें, तो ये क्या है, डायरेक्ट बेबी को जन्म देते हैं। तो ये यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जो डायरेक्ट जो है इस तरह से यंग वन को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, क्या उन्हें ओविपेरस कहा जाता है, विविपेरस, फिजन, या नन ऑफ दीस। तो सिंपल सी बात है, क्या कहलाते हैं वो, विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विविपेरस जो है कहा जाता है। ओविपेरस कौन से हो गए, जो एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। फिजन क्या है, फिजन एक तरह का जिसे खंडन हम कहते हैं, जो नॉर्मली हमें जो है बैक्टीरियाज या जो फंगस वगैरह है उनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा विविपेरी। विविपेरी कई बार हमें जो है फ्रूट के केसेस में भी देखने को मिल जाता है, क्रॉप में, ठीक है। जैसे कि पपाया में ही अगर हम बात करें, तो जब मॉइस्चर कंटेंट जो है ज़्यादा हो और जो एब्सिसिक एसिड कंटेंट है वो कम हो, तो जो सीड है वो फल के अंदर ही जर्मिनेट कर जाते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, उसे भी हम विविपेरी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर, डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। देखिए सिंपल सा यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि बायोलॉजिकल साइंस की एक शाखा है जो किसके साथ डील करती है, जहां पर हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्म के बारे में, ढांचे के बारे में, शारीरिक संरचना के बारे में हम वहां पर पढ़ते हैं, और शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे को क्या कहा जाता है, इस विज्ञान को कैसे, एग्रोनॉमी कहते हैं। जिन्हें भी एग्रोनॉमी तो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहां पर हम फील्ड मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडी करते हैं। बॉटनी ये प्लांट से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एनाटॉमी। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर, एनाटॉमी, जहां पर हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है। किसको किया जाता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं, और मॉर्फोलॉजी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पर स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, थर्ड जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटली ये भी नहीं मेंशन किया गया था कि ये एक्सटर्नल है या इंटरनल है, बट है तो एनाटॉमी एक तरह का इंटरनल पार्ट की स्टडी भाई, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैटेगरीज और कैटेगरी ऑफ मसल टिश्यू इन एनिमल। बताइए इनमें से कौन से मसल टिश्यू की एक कैटेगरी है जो एनिमल के अंतर्गत या जंतु के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये पूछा जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखिए स्केलेटल मसल होती है, अभी हड्डियां हैं, हड्डियों के साथ मसल्स भी यहाँ पर अटैच रहती है, तो स्केलेटल मसल भी पाई जाती है बॉडी में। कार्डियक मसल जो हार्ट बना रही है, ठीक है, जो हार्ट को तैयार कर रही है वो कार्डियक मसल है। स्मूथ मसल भी पाई जाती है, यानी कि ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी तरह की जो मसलें हैं, जो मसल्स हैं, सॉरी, ठीक है, मांसपेशियां हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सर्व एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन एनिमल्स। सबसे ज्यादा अमाउंट में ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम कहां पे स्टोर रहता है, किस पार्ट में स्टोर रहता है, ये पूछा जा रहा है। बोन्स में, लीवर में, टीथ में, या किडनी में। तो देखिए स्टोरेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टोर कहां रहेगा, जो बना हुआ होगा भाई उस चीज से। तो कैल्शियम और फास्फोरस से क्या बनता है ह्यूमन बॉडी में, हड्डियां बनती है। एनिमल बॉडी में क्या तैयार होती है, हड्डियां तैयार होती है, इनकी बोन्स जो है सबसे ज्यादा स्टोर करता है कैल्शियम को। टीथ भी हमारे पास यहाँ पर हो सकता है, बट मैक्सिमम कही गई बात, और जो टीथ के लिए भी जो आएगा फास्फोरस वगैरह वो भी बोन्स से ही मैक्सिमम जो है एक तरह से वहां से डिपॉजिट होता है। तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर बोन्स जो है राइट आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डैश फार्मिंग इज अ मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स मच मोर देन चूजिंग नॉट टू यूज पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, यानी कि ऐसा कौन सा फार्मिंग का मेथड है भाई जहां पर हम जो है ना तो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ना पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ना जीएम जो ऑर्गेनिज्म है ना तो उनको यूज करते हैं, ना जीएम क्रॉप को यूज करते हैं, ना एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ना कोई ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं। तो कौन सी, सिंपल सी बात है, हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक
फार्मिंग। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे पास यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन डिजीज दैट अफेक्ट्स पोल्ट्री, यानी कि मुर्गों में होने वाली या पोल्ट्री में होने वाली या मुर्गा पालन जब भी हम करते हैं तो उनमें एक बीमारी देखी जाती है, और बीमारी कौन सी है? वायरल है, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। तो वो कौन सी है? फॉल कॉलेरा, तो कॉलेरा की अगर हम बात करें विब्रियो कॉलेरा यानी कि बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है। पुलोरम, एवियन इन्फ्लुएंजा या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, या जिसे हम फ्लू कहते हैं, जो बर्ड फ्लू होता है, या एवियन फ्लू जिसे हम कहते हैं, किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, वेयर आर द मेमोरी ग्लैंड्स लोकेटेड इन कैटल, शीप, गोट एंड हॉर्सेस। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी यहाँ पर रहती है शरीर के बारे में, एनिमल के चाहे ह्यूमन के ही, तो यहाँ पर इजीली जो है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली एनिमल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो मेमोरी ग्लैंड है यानी कि जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो कहां पर पाई जाती है, किस लोकेशन में पाई जाती हैं। तो देखिए सर्वाइकल रीजन में पाई जाएंगी, तो नहीं भाई, कंधे के पास तो कहां पर होंगी? सर्वाइकल रीजन में नहीं होंगी। थोरेसिक रीजन ये छाती वाला पोर्शन कहलाता है, तो यहां पर भी कहां होती हैं? अगर एनिमल की हम बात करें, मोस्ट कॉमनली एनिमल में नहीं रहती, ठीक है, ह्यूमंस में रहती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एब्डोमिनल रीजन में क्या पाई जाती है? क्या उनके पेट में पाई जाएंगी? तो पेट में तो पेट रहेगा भाई, स्टमक। क्या इंगिनल रीजन में पाई जाती है? इंगिनल रीजन कौन होता है? एब्डोमिनल रीजन के जस्ट बाद का जो रीजन होता है उसे हम इंगिनल रीजन कहते हैं। तो ये हमारे पास राइट आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। स्टमक के बाद या थाइस के बीच में हम यहां पर कह सकते हैं क्या पाया जाता है? जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं एनिमल के अंतर्गत, वो जो है यहां पर पाई जाती है। कैटल, शीप और गोट की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये हो गई, ठीक है। अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते थे, अगर इन चीजों का भी पता हो तो ऐसे तो पता ही होगा, सर्वाइकल किस जगह पे होता है, थोरेसिक किस जगह पे होता है, एब्डोमेन किस जगह पे होता है, ये तो सभी को पता रहता है, ठीक है। तो इंग्युनल रीजन राइट आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे भी कॉमन क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, व्हाट हैपेंस टू द मेमोरी ग्लैंड व्हेन मिल्किंग और सकलिंग स्टॉप्स। जब देखिए दुग्ध दोहन हम बंद कर देते हैं, या सकलिंग, या जैसे बछड़े को अगर दूध पिलाया जा रहा है और वो दूध पीना बंद कर दे, तो उसके जस्ट बाद क्या होता है भी अडर में, या जो थन होते हैं गायों के, या जो उनका अडर रहता है, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां होती है, उनमें क्या चेंजेस आते हैं जब दूध उनसे निकालना या दूध पीना जो है बंद हो जाता है? तो क्या होता है यहाँ पर? इट बिगिंस रैपिड सेल डिवीजन, क्या उनमें रैपिड तरीके से सेल डिवीजन होना शुरू हो जाता है? इट अंडरगो मेमोरी इनवोल्यूशन, क्या उसमें जो है मेमोरी इनवोल्यूशन हो जाता है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड जो है रेस्ट कर जाती है एक तरह से, या जो है इट फॉर्म्स अ न्यू एल्विलाई एंड डक्ट्स, या उसमें से जो है नए एल्विलाई और ग्रंथियां, डक्ट्स, नलियां जो है बनने लग जाती हैं। इट स्टार्ट एक्यूमुलेशन कंटिन्यूसली, वहां पर जो है मिल्क कंटिन्यूसली इकट्ठा होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा। समझना इस चीज को, इट अंडरगोज मेमोरी इनवॉल्यूशन। मेमोरी इनवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब तक मिल्किंग हो रही है, सकलिंग हो रही है, तब तक तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल्क आता रहेगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे जो हार्मोन है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। कौन से? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए तो ये मिल्क लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। किसके लिए होते हैं? मिल्क लेट डाउन के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, देखिए ये जो दोनों के दोनों हार्मोन्स हैं, जब तक जो है यहाँ पर सकलिंग होती रहेगी या मिल्किंग होती रहेगी तब तक ये एक्टिवेट रहेंगे। वहीं पर जैसे ही सकलिंग बंद हो जाती है तो ये भी जो है कंसेंट्रेशन कैसी हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। तो साथ ही साथ जो मेमोरी ग्लैंड्स है वहां पर, ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो भी क्या करने लग जाती हैं? रेस्ट करने लग जाती हैं एक तरह से, ठीक है। वो रेस्ट करने लग जाएंगे, ताकि इससे क्या होता है, मेमोरी इन्वोल्यूशन होना जरूरी है, वो ज्यादा हाइपर एक्टिव ना रहे हर टाइम पे, और क्योंकि उससे जो है एक तरह से जो ब्रेस्ट कैंसर हो गए, ऐसी चीजें होने का जो है वहां पर क्या रहता है? खतरा रहता है, ठीक है। अडर इन्फेक्शन, अडर कैंसर होने का जो है एनिमल्स में खतरा रहता है। यहाँ पर अगर ह्यूमन की भी हम बात करें तो ह्यूमन में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसलिए मेमोरी इन्वोल्यूशन होना, यानी कि उनका रेस्टिंग फेज में वापस आना, नॉन लैक्टेटिंग फेज में वापस आना, वो जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, विच हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी ब्लॉक्स लैक्टोजेनेसिस ड्यूरिंग जेस्टेशन, यानी जेस्टेशन पीरियड जब तक जो है जो भी बच्चा है वो पेट में पलता रहता है, ठीक है। तो वो पीरियड क्या कहलाता है? जेस्टेशन पीरियड, जस्ट बिफोर पार्चुरेशन, ठीक है, डिलीवरी से पहले तक का समय और फर्टिलाइजेशन से बाद का समय, वो क्या कहलाता है? गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा हार्मोन है भाई जो ये काम करता है कि जब तक गेस्टेशन पीरियड चला रहता है तो तब तक जो है मिल्क लेट डाउन नहीं होता या लैक्टेशन नहीं होती।
दुग्ध ग्रंथियों से दूध नहीं आता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि वहां पर कौन सा हार्मोन काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन है। ये हार्मोन जो है एक्सेस अमाउंट में वहां पर रहता है, ये क्या कर देता है? ये रोक देता है कि जब तक जो है वहां पर पार्चुरेशन नहीं हो जाती, डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक जो है मिल्क ग्लैंड एक्टिव नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए, विच स्टिमुलस कॉजेज प्रोलैक्टिन सेक्रेशन टू राइज पीक लेवल ड्यूरिंग लैक्टेशन। देखिए, यानी कि स्तनपान के दौरान प्रोलैक्टिन स्राव किस उद्दीपन के कारण जो है चरम स्तर तक पहुंच जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा स्टिमुलस मिले कि जिसके कारण जो प्रोलैक्टिन सेक्रेशन है, यानी कि वो हार्मोन जिससे मिल्क सेक्रेशन बढ़ जाएगी, तो उसकी अपनी सेक्रेशन बढ़ जाती है, किस एक्टिविटी से बढ़ जाती है? वो रेस्टिंग से, कि जब काऊ जो है रेस्ट में है तब, या फीडिंग के टाइम पे, या जो है एक तरह जब वो खा रही है उस टाइम पे वो बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन, या सकलिंग के टाइम पे बढ़ जाती है, या ग्रूमिंग के टाइम पे बढ़ जाती है? तो सिंपल सी बात है, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास देखा जाए तो ये मॉर्फोलॉजिकल चीजें हैं। ठीक है, चाहे हम बात करें रेस्ट करना, तो वो भी देखिए एक तरह से मॉर्फोलॉजिकली क्या कर लिया उसने, शारीरिक तौर पे उसने क्या कर लिया? रेस्ट कर लिया। फीड खाया, तो चलिए फीड है तो ये न्यूट्रिशन है, ये डायरेक्टली आपका हार्मोन से रिलेटेड भी नहीं है कि एकदम से ही खाना जो है प्रमोट कर देगा, हार्मोन को बढ़ा देगा। सकलिंग यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या किया जाता है, जब भी दुग्ध दोहन किया जाता है तो पहले बछड़े को थोड़ा बहुत दूध पिला दिया जाता है, उसके बाद से जो है दुग्ध दोहन किया जाता है, मिल्किंग की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि सकलिंग से या एक तरह से प्रॉपर वे में वहां पर क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है, हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन और जो ये प्रोलैक्टिन है, इनकी सेक्रेशन बढ़ जाती है, जिससे मिल्क लेट डाउन जो है इजीली होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी आर यूजुअली रिमूव्ड बाय स्टेनिंग रॉ मिल्क थ्रू अ फाइन मेटल गेज स्टेनर। देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इजीली इसका आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। जैसे देखिए, स्ट्रॉ, हेयर, इंसेक्ट, पहला एग्जांपल दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक मेटल गेज स्टेनर है भाई। ठीक है, यानी कि एक मेटल की जालियों वाली हमारे पास छन्नी है। ठीक है, उस छन्नी से हम जो है मिल्क में किन चीजों को अलग कर सकते हैं? तो देखिए, सिंपल सी बात है, छन्नी की मदद से हम बैक्टीरिया और स्पोर को तो नहीं रोक सकते, फैट और प्रोटीन के पार्टिकल को भी नहीं रोक सकते, और जो मिनरल घुल चुके हैं उनको भी नहीं रोक सकते। तो बट जो स्ट्रॉ अगर उसमें मिला हुआ है, हेयर्स अगर हैं, इंसेक्ट अगर है मिल्क में, तो वो हम छन्नी की मदद से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन ये यहाँ पर था, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट मेजर्स एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ मिल्क लीविंग द होल्डिंग सेक्शन। ठीक है, ओवरऑल जब भी देखिए यहाँ पर क्या होता है, मशीनरी के अंदर जो है मिल्क जाता है, उसकी कंडेंसेशन होती है ठीक है, या पास्चराइजेशन वगैरह होती है, तो वहां पर अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इनमें से? ठीक है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है उस मशीनरी का, या आपने प्रोसेसिंग में पढ़ा होगा इसके बारे में, कौन सा कंपोनेंट उस मशीनरी का जहां पर देखा जाए जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करने का काम करता है, जो मशीनरी से बाहर आ रहा है मिल्क, उसका टेम्परेचर कितना है वो मापने का काम करता है। तो देखिए, यहां पर भी अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तब भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, पूछा क्या गया यहाँ पर भी, टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर पूछा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अब इस हिसाब से स्टीम प्रेशर वॉल्व, अब देखिए प्रेशर वॉल्व कैसे जो है टेम्परेचर मेजर करेगी, फ्लो कंट्रोल गेज, इसका काम क्या है? ये जो है फ्लो को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करेगा। लेवल इंडिकेटर, कि कितना लेवल जो है मशीन के अंदर है मिल्क का, उसको इंडिकेट करेगा। इंडिकेटिंग थर्मोमीटर, सिंपल सी बात है, थर्मोमीटर है तो वो टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, हाउ डज फास्टर मिल्क इनफ्लो टू द सेपरेटर अफेक्ट द फैट परसेंटेज इन क्रीम। देखिए, यानी कि जब देखिए मिल्क सेपरेटर के अंदर मिल्क को हम डालते हैं, जैसे ही वो आउटलेट वाल्व से बाहर आता है, ठीक है, आउटलेट वाल्व से जब मिल्क बाहर आएगा, तो ये यहां पर कहा जा रहा है कि जो मिल्क बाहर आएगा उसमें कौन से कंपोनेंट की परसेंटेज ज्यादा होगी, किस कंपोनेंट की परसेंटेज कम होगी, जो प्रेशराइज तरीके से मिल्क वहां पर आ रहा है। ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है। देखिए, इट इंक्रीजेस द फैट परसेंटेज इन क्रीम। देखिए, जो क्रीम हमें मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी हमें, जो क्रीम हमें ऑब्टेन होती है सेपरेटर में, उसमें क्या कर देते हैं हम, फैट वगैरह को अलग कर देते हैं, जिसमें जो क्रीम तैयार होती है। तो यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जब फाइनल हमारे पास क्रीम आएगी तो उस क्रीम में क्या चीज होगी भाई, क्या उसमें फैट ज्यादा होगा या प्रोटीन ज्यादा होगा या क्या चीज उसमें ज्यादा होगी। देखिए, इट इंक्रीज द फैट परसेंटेज इन क्रीम, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे फास्टर, जितना ज्यादा फास्टर इनफ्लो किया जाएगा उसका, तो फैट परसेंटेज जो है क्रीम में बढ़ जाएगी।
दूसरा कि इट लोअर्स द फैट परसेंटेज इन क्रीम, ये क्या कर देगा, फैट परसेंटेज को क्रीम में कम कर देगा अगर हम जितना ज्यादा तेजी से जो है फ्लो कराते हैं मिल्क को। इट हैज नो इफेक्ट ऑन क्रीम कंपोजिशन, की क्रीम के कंपोजिशन में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इसका। या इट थिकन्स क्रीम विस्कोसिटी, कि आज जो है ये मिल्क की जो विस्कोसिटी, क्रीम की जो विस्कोसिटी उसको बढ़ा देगा। तो देखिए जितना ज्यादा तेजी से हम मिल्क इनफ्लो कराते हैं सेपरेटर में, उतना ही कम जो है वहां पर फैट होता जाता है क्रीम के अंदर। अब क्यों होगा भैया, अगर हम बात करें तो जैसे हम जानते हैं जो फैट के ग्लोब्यूल हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, और अगर हम बात करें जो अदर हमारे पास सॉलिड नॉन फैट जो कंपोनेंट मिल्क में देखने को मिलते हैं वो स्मॉलर साइज के होते हैं। तो इस अकॉर्डिंग फ्लो में जो स्मॉल साइज का वो ज्यादा तेजी से आगे जाएगा, यानी कि जो भी हमारे पास मिल्क तैयार होगा, क्रीम तैयार होगा, एक तरह की स्किम्ड वो आ जाएगी, स्किम्ड क्रीम एक तरह से आ जाएगी जिसमें फैट परसेंटेज क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है, विच टेक्नोलॉजिकल फूड चेंज हैज इंक्रीज्ड द चांसेस ऑफ लार्ज आउटब्रेक ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज ऐसा कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजिकल चेंज है कि जिसके करने से यहाँ पर फूड में कंटेमिनेशन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, या जो डिजीज फैलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, जैसे मास प्रोडक्शन ऑफ फूड, की हम भारी मात्रा में क्या कर रहे हैं, फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा है मैनुअल प्रोसेसिंग ऑफ फूड, के हम मैनुअली प्रोसेस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूछा ही गया पहले टेक्नोलॉजिकल, तो मैनुअल हम छोड़ देंगे, ये तो नहीं होगा। रिड्यूस्ड इंपोर्ट ऑफ फूड, तो देखिए इंपोर्ट ऑफ फूड से तो रिलेटेड है ही नहीं, हम कम करें ज्यादा करें, पहले ही हमारे पास जो है रेगुलेटेड अथॉरिटीज वहां पर है जो इस चीज को देख रेख करेंगी। ठीक है, हमारे पास एनपीपीओ अवेलेबल है। नेचुरल ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए इसकी भी अगर हम बात करें, नेचुरल ड्राइंग की बात की जा रही है, यानी कि सन ड्राइंग हो गया। तो सिंपल सी बात ये भी हमारे पास है कि ये भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी क्या आएगी हमारे पास, मास फूड प्रोडक्शन, जो हम फैक्ट्रीज में ये जो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन की जा रही है हर एक उत्पाद की, जो भारी मात्रा में ये फूड प्रोडक्ट जो तैयार किए जा रहे हैं, इसी के कारण अगर हम देखें तो डिजीजेस फैलने का जो है काफी ज्यादा खतरा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा क्वांटिटी उतना कम जो है हम इजी तरीके से सर्विलेंस कर पाएंगे या टेस्टिंग कर पाएंगे। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी है उतनी ज्यादा लेबर, जितनी ज्यादा लेबर उतने ही ज्यादा जो है हमारे पास वहां पर क्या बढ़ता जाएगा, चांसेस बढ़ते जाएंगे कि कंटेमिनेशन कहीं से भी हो सकती है। तो जो मास फूड प्रोडक्शन है, एक लार्ज अमाउंट में फूड प्रोडक्शन करना, उस समय जो है बीमारियों के फैलने का खतरा जो है काफी ज्यादा यहाँ पर रहता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट देखिए आगे भी कॉमन से ये क्वेश्चन हमारे पास सारे के सारे हैं, जैसे विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड दोज रिस्पॉन्सिबल फूड बॉर्न डिजीजेज, फूड स्पॉइलेज एंड फर्मेंटेशन, यानी कि सबसे ज्यादा फूड स्पॉइलेज, फूड में डिजीजेज, या अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। तो देखिए मोल्ड का नहीं रहता, एल्गी का भी नहीं रहता, वायरसेस का भी नहीं रहता, किसका सबसे ज्यादा होता है, बैक्टीरिया का होता है। जैसे स्पॉइलेज या फूड बॉर्न डिजीज में हम बात करें, जैसे स्यूडोमोनास हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, बेसिलस हो गया, तो ये डिजीज कॉजिंग है। फर्मेंटेशन में देखिए हमारे पास जो है बेसिलस का यूज किया जाता है, जैसे दही फर्मेंटेशन जो होती है तो लैक्टोबेसिलस वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जब मिल्क की फर्मेंटेशन हो रही है, तो यानी कि ये हमारे पास इंडस्ट्रियल यूजेस के भी हैं, स्पॉइलेज करने वाले भी हैं, कौन से, बैक्टीरिया। आगे देखिए, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ फूड सपोर्ट केमिकल रिएक्शन एंड इन्फ्लुएंसेस माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि भोजन का कौन सा ऐसा गुण है भाई जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या करता है, बढ़ावा देता है, और सूक्ष्म जीवों की जो उनकी बढ़ने का स्तर है या उनकी जो वृद्धि है उसको प्रभावित करता है। मॉइस्चर कंटेंट, मिनरल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट या फाइबर कंटेंट। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए भोजन में प्रोटीन है, मिनरल है या फाइबर है, तीनों चीजें हैं, बट अगर वहां पर मॉइस्चर नहीं है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर वाटर एक्टिविटी के अंतर्गत ही क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं। तो मॉइस्चर का होना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मॉइस्चर जब हो तो मिनरल भी डिग्रेड हो जाएगा, प्रोटीन भी डिग्रेड हो जाएगा, फाइबर तक जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड हो जाता है। तो सबसे मेजर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल हजार्ड सोर्स। ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल हजार्ड सोर्स दैट मे एंटर फूड ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा कौन सा फिजिकल हजार्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो है फूड प्रोडक्ट में मिक्स हो सकता है। तो देखिए अगर आपको हजार्ड का पता होगा, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल हजार्ड, जैसे एडिटिव है तो एडिटिव क्या है भाई, ये एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट है तो केमिकल हजार्ड। पेस्टिसाइड क्या है, केमिकल है तो केमिकल हजार्ड। फंगस क्या है, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड।
तो मेटल हमारे पास बचता है यहाँ पर। तो मेटल किस तरह का है भाई, ये जो है आपका फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आएगा। कैसा आएगा, फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत। which operation remove contaminating material from food to make them suitable for further processing। देखिए इनमें से ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो अगर हम करते हैं तो वो मोस्ट कॉमनली इसलिए किया जाता है कि उसमें कोई ऐसा पदार्थ ना रहे जो आगे जाकर के जो है प्रोसेसिंग में या मशीनरीज में जो है क्या करे, वो दिक्कत दे। तो ऐसी कौन सी जो है हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस देखने को मिलती है, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, पैकेजिंग या सॉर्टिंग। देखिए सॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, जो खराब वाला है उसको बाहर करेंगे, जो अच्छे वाला है उसको रखेंगे। पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो उसको पैक कर देंगे। ग्रेडिंग में हम क्या करते हैं, साइज, शेप, कलर वगैरह के अकॉर्डिंग जो है हम कैटेगराइज करेंगे। तो साफ सफाई वाला काम क्या है, सिंपल सी बात है, क्लीनिंग। तो ये भी बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लेवल आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि कितना सा जो है यहाँ पर इस बार लेवल रहा। ठीक है, बट प्रीवियस ईयर का अगर देखा होता तो वो जैसे प्रीवियस ईयर का भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, उस वीडियो को भी आप जो है देख सकते हैं। उस वक्त अगर हम लेवल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और कुछ जो है काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस, या सिलेबस तो है ही नहीं वैसे भी, बट अगर हम बात करें फिर भी वो ज़्यादा ही कुछ आउट ऑफ सिलेबस जो हमें देखने को मिले थे। बट इस बार का जो पेपर है आपका सही रहा। इजी हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं भैया, आपने सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ी हुई थी। पेडा के जितने भी हमारे पास एग्री एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हमने सारे अच्छे से यहाँ पर बात की थी सभी के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ईजी लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑपरेशन रिमूव कंटेमिनेटिंग मटेरियल फ्रॉम फूड टू मेक देम सुटेबल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया, क्लीनिंग यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक कलर सॉर्टिंग इक्विपमेंट टू मेजर द रिफ्लेक्टेड कलर ऑफ ईच फूड पीस। देखिए कलर के आधार पर अगर हमें सॉर्टिंग करनी है तो वहां पर कौन सा जो है हमारे पास कलर सॉर्टर के अंतर्गत कौन सा प्रिंसिपल वहां पर वर्क करेगा, या कौन सा पार्ट जो है कलर सॉर्टर का वर्क करेगा जो कलर के अकॉर्डिंग जो है फूड आइटम को अलग अलग बांट देगा। पहला ऑप्शन है फोटो डिटेक्टर, दूसरा है मैग्नेटिक सेंसर, तीसरा है टेम्परेचर प्रोब और चौथा है इंफ्रारेड ड्रायर्स। तो देखिए ये भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। 3 ऑप्शन ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जो इससे मिलते जुलते ही नहीं है। मैग्नेटिक सेंसर देखिए सॉर्टिंग में जहां पर कलर सॉर्टिंग हो रही हो तो वहां पर मैग्नेट का क्या काम है, तो सिंपल सी बात है ये बाहर हो गया ऑप्शन। टेम्परेचर प्रॉब्स दिया गया है यहाँ पर, तो देखिए ये टेम्परेचर प्रॉब्स किसके लिए होंगे, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर से जुड़े होंगे, तो सिंपल सी बात है ये भी बाहर हो गया। इंफ्रारेड ड्रायर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्रायर है, तो यहाँ पर इसका फोटो डिटेक्टर जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों चीजों का काम ही नहीं है कलर सॉर्टर के अंतर्गत, किसका है, फोटो डिटेक्टर का है, जो लाइट वेव को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, देखेगा कि कौन सा कलर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए आज के यहाँ पर पर्टिकुलर इस पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन फूड प्रोसेसिंग। देखिए बिल्कुल कॉमन सा ये भी क्वेश्चन है, यानी कि फूड में इवेपोरेशन होना, वाष्पोत्सर्जन होना, उसके लिए कौन सा फैक्टर प्रभाव डालेगा। तो देखिए यहां पर है सरफेस ग्लॉस ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई सरफेस में कितनी चमकीलापन है, भाई किसी फूड प्रोडक्ट के सरफेस में कितनी ग्लॉसीनेस है या कितनी जो है शाइनिंग है, तो क्या उस पे जो है डिपेंड करेगा कि इवेपोरेशन कितनी होगी। दूसरा है कि वेट ऑफ द फूड प्रोडक्ट, की भार कितना है फूड प्रोडक्ट का, क्या उस पे डिपेंड करेगा। तीसरा है हीट ट्रांसफर टू द लिक्विड, जितना हम जो है उसको हीट देते रहेंगे उस हिसाब से इवेपोरेशन बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये कलर इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड, कि कलर किस हिसाब का है, उसका डार्क कलर है, लाइट कलर है, उस हिसाब से जो है वहां पर इवेपोरेशन होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, ना तो देखिए ग्लॉस प्रोडक्ट से कोई लेना देना है इवेपोरेशन का, हम कह सकते हैं कि प्लांट्स जब तक जीवित है तब तक उसके ग्लॉसीनेस का जो है लेना देना है इवेपोरेशन से, बट जब वो फूड प्रोडक्ट बन गया तो ग्लॉसीनेस का कोई खास लेना देना नहीं रहता। दूसरा है वेट ऑफ द फूड प्रोडक्ट, ये तो बिल्कुल ही जो है अलग ऑप्शन हो गया कि किसी चीज का भार कम ज्यादा होने से उसकी इवेपोरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सीधी सी बात है। ट्रांसफर ऑफ हीट टू द लिक्विड, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, जैसे कि यहां पर क्या लिखा गया, ट्रांसफर, यानी कि जितना ज्यादा हम किसी चीज को गर्म करते जाएंगे भाई उसके अंदर से इवेपोरेशन भी उतनी होगी। जैसे लिक्विड, सीधा सा एग्जांपल दिया गया कि कोई लिक्विड फूड है, हमने उसको गर्म किया, जितना ज्यादा हम हीट उसमें डालते जाएंगे, जितना ज्यादा उसमें टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते जाएंगे, इवेपोरेशन भी उतनी ही देर से होगी। ठीक है, उतनी ही मतलब कि जल्दी जल्दी होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा होगी। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन था कलर इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है भाई, जैसे ही हीट पड़ी तो चाहे वो कोई भी कलर का हो वो इवेपोरेशन होगी ही होगी लिक्विड में। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के पेपर का, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन घी एंड बटर। इनमें से ऐसा कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको जो है अप्रूव किया गया है, घी और बटर में जो है इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दिया गया है सॉर्बेट, विटामिन सी, सोडियम बेंजोएट और BHA। तो यहां पर आपने ध्यान देना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो आपका जिसे हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ये कंपाउंड है। इसको हम क्या करते हैं भाई, घी और बटर में जो है इसको यूज किया जा सकता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये क्या करेगा, एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। तो रेंसिडिटी को कम करेगा, किसको कम करेगा, रेंसिडिटी को रिड्यूस करेगा, यानी कि जो बिना मतलब के ही स्टोरेज कंडीशन में जो फैट डिग्रेडेशन होती है, रेंसिडिटी होती है, उसको क्या करेगा, ये रोकेगा, उसको जो है ये कम करेगा। इस तरह से देखिए कंप्लीटली हमने यहाँ पर आज की क्लास में जो है बात की, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने कंप्लीटली यहाँ पर जाना जो हमारा एग्जाम था, पेपर था 2026 में, यानी कि अभी 22 फरवरी को जो संडे के दिन आपका एग्जाम हुआ, तो उसके बारे में कंप्लीट हमने डिटेल में यहाँ पर समझा। जो भी एग्रीकल्चर, अपेडा और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, फूड साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 60, सारे के सारे हमने यहाँ पर कंप्लीटली जो है उनको एनालाइज किया। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, या अगर हम बात करें अभी जो सेकंड टाइम पे जो आपका पेपर हुआ था पहले, ठीक है, उसके अगर हम बात करें जो 2025 में एग्जाम हुआ था आपका, तो उसके कंपैरिजन में ये जो एग्जाम है हमारे पास ये काफी ज्यादा सही रहता है और पैटर्न के हिसाब से रहता है, जैसा पैटर्न पहले से अपेडा अपनाता आया है। बस वही एक एग्जाम था बीच में जो काफी खराब जो है एक तरह का एग्जाम था, जिसमें कोई भी क्वालिफाई जो है नहीं कर पाया था। बट अभी देखिए कोर्सेज में जितने भी बच्चे एनरोल थे तो उनको पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने काफ़ी सारे जो है आपके जो भी रिव्यू हमें मिले कि मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे आए हैं, आपने जितना कंटेंट जो है प्रोवाइड किया, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे गए। कुछ एक क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने देखे, कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े हट के थे, जो हम नहीं स्टडी जो है वहाँ पर कर पाए थे, क्योंकि देखिए सिलेबस हमें हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होता, बट फिर भी हम मैक्सिमम जो है यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चंस को हम जो है यहाँ पर कवर कर पाए, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात जो है रहती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। जो भी बच्चे आगे आने वाले समय में जो है यहाँ पर एग्जाम देना चाह रहे हैं अपेडा के, तो वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जो है यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसा पेपर जो है हमारा यहाँ पर आता है। बाकी देखिए सभी को ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए। उम्मीद है आपका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।